एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th यानी 11 जीव विज्ञान हम बताना है हमको आज वैरायटी। देखिए वैरायटी क्या होती है। जाति और उपजाति के बारे में चर्चा हो चुकी है। वैरायटी के बारे में, वैरायटी भी जाति की एक उप इकाई होती है। जाति की एक उप इकाई को ही वैरायटी कहते हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु है, मृदा है, तापमान है, वायु आदि के प्रभाव से परिवर्तित पौधों की प्रत्येक समूह एक वैरायटी कहलाती है। भौगोलिक क्षेत्रों में, भौगोलिक वातावरण में रहने वाले जीवों में, क्षेत्रों में जो जलवायु होती है उस जलवायु का और मृदा, तापमान व वायु के प्रभाव से प्रभावित परिस्थितियों पौधों की प्रत्येक समूह को वैरायटी कहते हैं। लिनियस के अनुसार वैरायटी दो प्रकार के उप समूहों में आता है। एक को कहते हैं किसी बहुरूपी समष्टि के जीवों में पारिस्थितिकी कारकों से उत्पन्न आकारिक भिन्नता वाले समूह, और दूसरा है बहुरूपी प्रजाति की भौगोलिक प्रजातियां। इसको कहते हैं वैरायटी। वैरायटी को उपजाति या उपजाति की उप इकाई भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं वर्गीकी का महत्व, यानी कि वर्गीकी का महत्व यानी वर्गीकरण का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, लिनियस द्वारा वर्गीकरण जो हुआ उस वर्गीकरण का क्या मतलब है, उसका क्या लाभ है, क्या महत्व है, उसके बारे में। तो देखिए वर्गीकरण से यह लाभ है कि किसी एक वर्ग के एक सदस्य का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो उस वर्ग के, उस क्लास के सभी सदस्यों का जनरली स्टडीज हो जाता है, जनरली अध्ययन हो जाता है। जैसे यदि हम मेढक का अध्ययन करें, मेढकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो हमको एम्फीबिया वर्ग में एम्फीबिया वर्ग में जितने भी सदस्य रखे गए हैं प्राणियों में उन सबका अध्ययन हो जाता है केवल मेढक के अध्ययन कर लेने से। दूसरा इसका गुण यह है कि विभिन्न वर्गों का अध्ययन करके हम इनको जटिलता के क्रम में रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले निम्न कोटि के जीव जिनकी संरचना बिल्कुल सिंपल थी, जैसे अध्ययन जटिलता के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, इनको हम इस तरह से रख सकते हैं विकास के क्रम के आधार पे। देखिए विकास के क्रम के आधार पे सबसे निम्न श्रेणी का प्रोटोजोआ, उसे जटिल संरचना पोरीफेरा की, उसे जटिल संरचना सिलेंट्रेटा की, एनिलिडा की, फिर आर्थ्रोपोडा की। यानी कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते क्रम में रख सकते हैं, बढ़ते विकास के क्रम में रख सकते हैं, ये भी जानकारी मिलता है। तीसरी बातों में विभिन्न वर्गों के अध्ययन से हमको ये भी पता चलता है कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें दो वर्गों का, दो संघों का उसमें लक्षण पाया जाता है। उनको कहते हैं संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी उसको कहते हैं, जिनमें दो वर्गों का लक्षण पाया जाता है उसको संयोजी कड़ी कहते हैं। इसकी भी जानकारी हमको वर्गीकरण से प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखेंगे पेरिपेट्स, उदाहरण के रूप में पेरिपेट्स और आर्कियोप्टेरा
का जीवाश्म पेरिपेट्स और आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म आर्थ्रोपोडा और ये सरीसृप पक्षी वर्ग। देखिए संयोजक कड़ी जैसे पेरिपेट्स है, इसमें क्या होता है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों का इसमें लक्षण पाया जाता है। तो इस संयोजी कड़ी में पेरिपेट्स को देखते हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, इससे साबित होता है कि एनिलिडा से ही आर्थ्रोपोडा वाले जंतुओं का विकास हुआ है। आर्कियोप्टेरिक्स यह जीवाश्म के रूप में पाया गया और इसमें सरीसृप और पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। यह साबित होता है कि सरीसृपों से ही पक्षियों का विकास हुआ। इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। आते हैं चौथे स्टेप में कि विभिन्न संघों के वर्गों के जंतुओं के अध्ययन से उन वर्गों की उत्पत्ति के मूल स्रोत का भी पता चलता है, लगाया जा सकता है। जैसे पक्षी व स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृप वर्ग से हुआ। पक्षी व स्तनी वर्ग का जो विकास होता है सरीसृप वर्ग से होता है। तो सरीसृप इनके विकास का जो स्रोत है सरीसृप से होता है, तो हमको पता चल जाता है उनके अध्ययन, उनके विकास का क्या स्रोत है, वो कहां से शुरू हुए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न संघों और वर्गों के जंतुओं के अध्ययन से उन वर्गों की उत्पत्ति के मूल स्रोतों का पता लगाया जा सकता है। जैसे पक्षी व स्तनी वर्ग के जंतुओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन दोनों वर्गों के जंतुओं का जो विकास हुआ है वह सरीसृप वर्ग के जंतुओं से ही हुआ। पांचवा देखेंगे, पांचवे में प्राणियों के वर्गीकरण से यदि हमको जानकारी मिलती है कि सबसे वर्गीकरण से यदि हमको जानकारी मिलती है कि सबसे पहले सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, उसके बाद जटिल संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, उसके बाद सरल संरचना वाले जटिल जीवों का विकास हुआ, बहुकोशिकीय जीवों का, और उसके बाद फिर जटिल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक कोशिकीय सरल संरचना वाले जीवों से ही बहुकोशिकीय जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ, इसका भी पता चलता है। जैसे पहले जल में जीव थे, क्या जलीय थे, जल से वो स्थल पे आने लगे, वो स्थलचर या जल स्थलीय कहेंगे, जल स्थलीय, यानी कि यह जीव जल में भी रहता था और स्थल पे दोनों, जल में से निकल कर आया तो जल स्थल दोनों पे रहने लगा, जल पे भी रह लेता था, स्थल पे भी रहने लगता था, और उसके बाद फिर स्थलीय हो गया, स्थलीय। इस तरह से जीवों का विकास हुआ, जल से जल स्थलीय और फिर स्थलीय। सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का विकास होता है। आगे छठे स्टेप में देखेंगे क्या इसका वर्गीकरण का क्या महत्व है। तो इसमें वर्गीकरण से जीवों में पाई जाने वाली आकारिक समानताओं और भिन्नताओं का भी पता चलता है। वर्गीकरण से जीवों में पाई जाने वाली आकारिक और भिन्नताएं भी उसको मिलती है, पता चलता है। जैसे कि एक ही समुदाय के जीव यदि भिन्न भिन्न वातावरण में रहें तो उसमें कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, और भिन्न भिन्न समुदाय के जीव किसी एक वातावरण में रहें तो उसमें कुछ आकारिक समानताएं आ जाती हैं।
इसका भी पता चलता है वर्गीकरण से। तो जैसे कि हम कल देख लेते हैं कि व्हेल स्तनधारी, मैं बताया कि भिन्न भिन्न जातियों के समूह वाले जो जीव होते हैं एक ही सिचुएशन में रहे तो उसमें कुछ आकारिक समानताएं हो जाती है, और एक समूह के जीव जो है भिन्न भिन्न वातावरण में रहे तो उनमें भी कुछ आकारिक भिन्नताएं हो जाती है इनमें। जैसे व्हेल को लिया जाए, व्हेल स्तनधारी है लेकिन जल में रहने के कारण मछली जैसी दिखती है। चमगादड़ है, व्हेल है और शेर, चमगादड़, व्हेल, शेर, ये तीनों एक ही संघ के प्राणी हैं, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण ये अलग अलग दिखते हैं। इनमें आकारिक भिन्नताएं हैं। तो समान समूह के एक ही जाति के जीव जब अलग अलग वातावरण में रहे तो उसमें भिन्नताएं होती हैं, कुछ आकारिक भिन्नताएं, और जब विभिन्न समुदाय के जीव जब एक ही वातावरण में रहते हैं तो उसमें कुछ आकारिक समानताएं हो जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।